ना तो आंतरिक रूपों में और ना ही बाह्य रूपों में कोई विरोधाभास था। restrictive concept of mass making movement and the popularity among the masses there was no paradox internally and externally. बल्कि इसके विपरीत महात्मा गांधी के मूलभूत सिद्धांत, महात्मा गांधी की रणनीति, जिसको दांवपेच की सहज प्रवृत्ति कहा गया है, और लोक चेतना में गांधी की अनूठी पैठ का अनोखा मेल शामिल था। जो ये क्वेश्चन भी तो पूछा हुआ है ना, महात्मा गांधी के आंदोलन के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो एक रिस्ट्रिक्टिव कॉन्सेप्ट ऑफ मास मेकिंग मूवमेंट को प्रपोज करते हैं, और जो गांधीयन स्ट्रैटेजी है पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, इसके बीच में कोई पैराडॉक्स नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि इन सब के बीच एक समन्वय देखने को मिलता है। इन सब के बीच एक निकट संबंध देखने को मिलता है, जिसको कहा गया कि महात्मा गांधी की रहस्यात्मकता में मूलभूत सिद्धांत, दांवपेच की सहज प्रवृत्ति और लोक चेतना में अनूठी पैठ का अनोखा मेल शामिल था। तो यह रहस्यात्मकता जो है, यह प्रतिरोधी पक्ष के लिए है, विपक्षी पक्ष के लिए है, अंग्रेजों के लिए यह रहस्यात्मक है, भारतीयों के लिए यह रहस्यात्मक नहीं है। हम अहिंसा की ताकत को आज से नहीं, गांधी के आने के पहले से, प्राचीन काल से ही हम अहिंसा की इस ताकत को समझते हैं और सत्य की इस ताकत को समझते हैं। भारतीय जनता के लिए यह रहस्यात्मक नहीं है। गांधी ने यदि आध्यात्मिकता के विकास की बात कही है, गांधी ने यदि साहस को अपनाने की बात कही है, और गांधी ने यदि सत्य और अहिंसा को अपनाने की बात कही है आंदोलन के दौरान, तो हम इसकी शक्ति को बखूबी समझते हैं। हां, अंग्रेज नहीं समझ पा रहे, और नहीं समझ पाने के कारण ही अंग्रेज चूक गए। उन्हें लगा कि गांधी अहिंसा के आधार पर जो आंदोलन करेंगे वह ताकतवर नहीं होगा, और गांधी ने चूंकि अहिंसात्मक आंदोलन किया, इसलिए
इस आंदोलन में लोगों की भागीदारी जो है वह बढ़ चढ़कर हुई। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की, क्योंकि अहिंसात्मक आंदोलन आंदोलन को और जन आंदोलन को एक सुरक्षा भी प्रदान करता है। और यह गांधी की रणनीति भी है और यह गांधी के दांवपेच की सहज प्रवृत्ति है। गांधी जानते थे कि एक ऐसी शक्ति को जो एक विश्व में एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित है, उसको हम ताकत के द्वारा हरा नहीं सकते हैं, लेकिन अहिंसा की ताकत के द्वारा हम उसे पराजित कर सकते हैं। और यह गांधी की रणनीति भी थी, क्योंकि यदि अहिंसात्मक आंदोलन पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, बल का प्रयोग किया जाता है, तो यह जनता में, भारत में भी और विश्व में भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति लोगों के सहानुभूति को विकसित करता है और राष्ट्रीय आंदोलन का अंतरराष्ट्रीयकरण कर देता है। भाई विश्व में अन्य देश भी तो ब्रिटेन को कहेंगे ना कि भाई आप क्या कर रहे हो, एक अहिंसात्मक आंदोलन को बलपूर्वक आप क्यों सप्रेस कर रहे हो। जब हम इलीगली कोई मूवमेंट करेंगे, कोई एजिटेशन करेंगे, तब तो कानून और व्यवस्था को स्थापित करने के नाम पर अगर आंदोलन को दबाया भी जाता है, सप्रेस भी किया जाता है, ऑप्रेस भी किया जाता है, तो आंदोलन को कोई जन समर्थन नहीं मिलेगा और दूसरे देश का समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन यदि हम सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर चलते हुए, रास्ते पर चलते हुए यदि हम कोई आंदोलन कर रहे हैं, यदि हम ब्रिटिश सरकार से कुछ मांग कर रहे हैं जो मांग नैतिक भी है, सही भी है, तार्किक भी है, और यदि वैसे आंदोलन को अगर ब्रिटिश सरकार बलपूर्वक दबाती है, तो आंदोलन को अंतरराष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि भी मिलेगी और ब्रिटेन के ऊपर अंतरराष्ट्रीय दबाव का भी निर्माण होगा। इसलिए यह गांधी की रणनीति है और इसलिए यह गांधी का दांवपेच है और भारत की जनता गांधी की इस रणनीति से वाकिफ है, उसको समझ रही है और गांधी का जो मूलभूत सिद्धांत था, उस मूलभूत सिद्धांत के ताकत को जनता समझती थी। इसलिए जनता के बीच गांधी लोकप्रिय थे। गांधी कहते थे कि हम राम राज्य की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं, तो जनता को पता था कि राम राज्य का अर्थ क्या होता है, अर्थात ब्रिटिश सरकार का विकल्प क्या है, तो राम राज्य है। तो जनता को समझ में आ रहा है, भले ही अंग्रेजों को समझ में आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। इसलिए यह हमारे लिए कोई विरोधाभास वाली बात नहीं है, ना तो आंतरिक रूप में कोई विरोधाभास है, ना ही बाह्य रूप में कोई विरोधाभास है। आपको क्या लगता है? तो इसका जो मूलभूत सारांश है, यही इंट्रोडक्शन में आएगा, यह परिवर्तन होगा। मतलब इसमें गांधी के मूलभूत सिद्धांतों को ही सिर्फ नहीं बतलाना है, गांधी के जन आंदोलन की अवधारणा को ही नहीं बतलाना है, बल्कि संक्षेप में उसको बतलाते हुए आपको यह पॉइंट एस्टेब्लिश्ड कर देना है। बट कैसे, यह पूरा उत्तर में दिया जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कहते हैं कि जो इंट्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है। तो इंट्रोडक्शन जो है वह एक फिल्म की भांति होता है और आप चूंकि लिख रहे हैं इसलिए आप डायरेक्टर के रूप में, और इंट्रोडक्शन में आपको आंसर दे देना है, लेकिन कैसे, यह बात पूरा फिल्म जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो इंट्रोडक्शन में आपने एक ट्रेलर दे दिया कि भाई हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। जो बात अभी हमने आपको बतलाई, इसी बात को इन ब्रीफ आप इंट्रोडक्शन में रखिए और इन डिटेल जो उदाहरण के रूप में हम इसी बात को सिद्ध करेंगे कि कोई विरोधाभास नहीं था दोनों के बीच,
ये उदाहरण के साथ हम इसको प्रूव्ड करेंगे। चंपारण सत्याग्रह से लेकर, असहयोग आंदोलन से लेकर, सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर के गांधी के विभिन्न आंदोलनों को हम इसके उदाहरण के रूप में लेंगे और फिर इस पैराडॉक्स को हम एनालाइज करेंगे और प्रूव्ड करेंगे कि कोई पैराडॉक्स था नहीं। तो ये आपका जो है ये इंट्रोडक्शन रहेगा और इसके पश्चात जो है सेकंड पॉइंट में आप चंपारण, अहमदाबाद और खेरा की चर्चा करते हुए आप इस पैराडॉक्स पर एक हमला करेंगे, इस विरोधाभास पर एक हमला करेंगे और बतलाएंगे कि ये कोई पैराडॉक्स था नहीं। अब यहां पर हमने उदाहरण ले लिया, वो अवधारणा हमने दे दी, अवधारणा देने के बाद उदाहरण से उसको हम पुष्ट करेंगे कि किस प्रकार चंपारण में, अहमदाबाद में और खेरा में महात्मा गांधी ने जनता की मांग, किसानों और मजदूरों की मांगों के पक्ष में की मांगों के पक्ष में एक अहिंसात्मक सत्याग्रह का आयोजन किया और नैतिक रूप से ब्रिटिश सरकार को इन मांगों को स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किसानों और मजदूरों के मुद्दों पर सत्याग्रह का आयोजन कर मजदूरों और किसानों की सहानुभूति को प्राप्त कर लिया और किसानों और मजदूरों के नेता के रूप में महात्मा गांधी पूरे राष्ट्र में स्थापित हो गए। देखिए, महात्मा गांधी के समर्थन आधार का निर्माण हो चुका है। महात्मा गांधी का जो प्रारंभिक आंदोलन है वह किसानों और मजदूरों की मांग के लिए है और गांधी ने 1885 से लेकर 1917 तक कांग्रेस की जो रणनीति थी, उदारवादियों की जो रणनीति थी, उग्रवादियों की जो रणनीति थी, उस रणनीति से अलग एक भिन्न सिद्धांत पर एक भिन्न आंदोलन को प्रस्तावित किया और वह सफल रहा। जबकि इसके पहले उग्रवादियों की जो आंदोलन की पद्धति थी, संघर्ष की पद्धति थी और उदारवादियों की जो संघर्ष की पद्धति थी वह सफल नहीं रही थी। लेकिन गांधी को शीघ्र सफलता मिली और यह सफलता जनता में उनकी लोकप्रियता को स्थापित करता है। अर्थात अपने आरंभिक आंदोलन के माध्यम से ही गांधी ने जनता को यह संदेश दे दिया कि अहिंसात्मक सत्याग्रह के माध्यम से यदि हम कोई भी मांग करते हैं तो उस मांग के पूरा होने की संभावना ज्यादा है। अर्थात उदारवादियों और उग्रवादियों के विकल्प के रूप में महात्मा गांधी उभर गए।
और वो अभी तक सफल नहीं हुआ था, और महात्मा गांधी का प्रारंभिक आंदोलन ही सफल हो गया। तो तुलनात्मक रूप में आप बतलाइए कि किस तरह से महात्मा गांधी ने उदारवादियों और उग्रवादियों के एक बेहतर विकल्प के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया, और वे जनता में लोकप्रिय हुए। और यही कारण है कि जनता ने भी महात्मा गांधी के नेतृत्व को स्वीकार किया और महात्मा गांधी के सिद्धांत को स्वीकार किया, और इस सिद्धांत के ताकत को भी जनता ने एहसास किया। आपके लेखनी में एक धार होना चाहिए, वो धार हमें कहीं आपके उत्तर में दिखा नहीं। और फिर इसी तरह से रॉलेट एक्ट के मुद्दे पर आएंगे। एकदम क्रम से आना है। प्रूव्ड हुआ यह चीज पैराडॉक्स है या नहीं है। इसी तरह से फिर रॉलेट एक्ट पर चले आइए। उन्नीस 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का साथ, भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह घोषित किया कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में स्नेह स्नेह एक उत्तरदायी सरकार अर्थात एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना है। और कांग्रेस के सभी नेताओं ने, साथ ही महात्मा गांधी ने भी, यही कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग और साथ दिया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 1918 में हुई और सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट बना, और यह रॉलेट एक्ट जनता के मूलभूत अधिकारों को छीन रहा था। अर्थात रॉलेट एक्ट में यह कहा गया था कि जनता को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था, बिना कोई कारण बताए जनता को गिरफ्तार किया जा सकता था। जनता को अपने वकील से परामर्श करने का, मिलने का भी अधिकार नहीं होगा। साथ ही साथ न्यायालय में इस गिरफ्तारी के विरुद्ध अपील करने का भी अधिकार नहीं होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि लोकतंत्र जो है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूलभूत सिद्धांत पर कार्य करता है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 22 जो आज भारतीय संविधान का भाग है, उसके अंतर्गत ये सारे अधिकार जो हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, अर्थात आपको अगर गिरफ्तार किया जाएगा तो कारण बतलाया जाएगा, गिरफ्तार करने के पहले आपको सूचना दी जाएगी, गिरफ्तार करने पर आपको कारण बतलाया जाएगा, अपने परामर्श, अपने पसंद के वकील से परामर्श करने का आपको अधिकार दिया जाएगा, और आपकी गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको न्यायालय के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील करने का भी अधिकार दिया जाएगा, और न्यायालय इस बात की जांच करेगी कि आपकी गिरफ्तारी के कारण वैध हैं या नहीं है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जनता के ये मूलभूत अधिकार होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय किए गए अपने वादे के विपरीत जब रॉलेट एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के इस अधिकार का उल्लंघन किया, तो इसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह के आयोजन पर बल दिया। अब देखिए, जनता की नेतृत्व की पहचान है कि कब किस मुद्दे पर उन्हें राष्ट्रीय सत्याग्रह प्रारंभ करना था। चूंकि स्थानीय सत्याग्रह तो वो पहले ही आरंभ कर चुके थे, एक विकल्प तो वो पहले ही प्रस्तावित कर चुके थे,
और उसके पश्चात उन्होंने इंतजार किया, और जब उचित समय आया तो महात्मा गांधी ने उसके विरोध में राष्ट्रीय सत्याग्रह का आयोजन किया। और इसी राष्ट्रीय सत्याग्रह के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत का मुद्दा इत्यादि को लेकर के उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। और असहयोग के जो उन्होंने कार्यक्रम दिए, संघर्ष के जो एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम उन्होंने दिए, जिसमें संरचनात्मक स्वदेशी और विध्वंसात्मक बहिष्कार जो शामिल था, इस रूप में उन्होंने आंदोलन की दो चरण को प्रस्तावित किया, आंदोलन का एक सक्रिय चरण और आंदोलन का एक निष्क्रिय चरण। अर्थात महात्मा गांधी के अनुसार यह एक सतत संघर्ष का एक नया, बिल्कुल ही एक नया दृष्टिकोण था, जिसमें आंदोलन का एक सक्रिय चरण था जो विध्वंसात्मक बहिष्कार पर आधारित था, और आंदोलन का एक निष्क्रिय चरण था जिसको जनता उस समय नहीं समझ पाई, और ना ही उस समय के नेता बहुत इसको समझ पाए। इसीलिए जब असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया तो जनता ने इसकी आलोचना की, कुछ नेताओं ने भी इसकी आलोचना की है। वस्तुतः महात्मा गांधी का जो संघर्ष था वह निरंतर जन आंदोलन की अवधारणा नहीं थी, क्योंकि कोई भी जन आंदोलन निरंतर जन आंदोलन नहीं हो सकता है, कंटिन्यूअस मास मेकिंग मूवमेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए महात्मा गांधी के जन आंदोलन की अवधारणा संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति पर आधारित था, जिसमें आंदोलन का एक सक्रिय चरण था और आंदोलन का एक निष्क्रिय चरण था। आंदोलन के सक्रिय चरण में विध्वंसात्मक बहिष्कार पर बल दिया जाता था, और जब सक्रिय चरण की वापसी होती थी, जब सक्रिय चरण स्थगित होता था, तब संरचनात्मक स्वदेशी अर्थात सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दों को वो गांव-गांव में प्रचारित करते थे, जिसमें चरखा, खादी का प्रयोग, स्वदेशी शिक्षा का प्रचार प्रसार, पंचायतों का विकास, हरिजन उत्थान, महिलाओं का उत्थान, नशा मुक्ति अभियान इत्यादि शामिल था, हिंदू मुस्लिम एकता के कार्यक्रम इत्यादि शामिल थे। अर्थात निष्क्रिय चरण में गांधी और गांधी के अनुयायी या कांग्रेस के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यों से जुड़ जाते थे, जो गांधी की मूलभूत लोकप्रियता और गांधी की जो जन आंदोलन थी उसकी शक्ति का मूलभूत आधार था। यह निष्क्रिय चरण था आंदोलन का। और निष्क्रिय चरण के दौरान गांधी अगले आंदोलन की एक उर्वर पृष्ठभूमि का निर्माण कर देते थे, एक फर्टाइल लैंड, एक फर्टाइल बैकग्राउंड नेक्स्ट मूवमेंट के लिए प्रिपेयर्ड कर देते थे। 1922 में असहयोग आंदोलन का स्थगन हुआ और 1929 तक इसका निष्क्रिय चरण चलता रहा, और फिर 1930 से आंदोलन का सक्रिय चरण सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में आरंभ हुआ। तो फिर रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, और जैसे ही असहयोग आंदोलन पर आएंगे तो जो गांधी की संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति है उसको बतलाएंगे, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन तक जाएंगे।
1927 में साइमन कमीशन की स्थापना की गई। भारत में संवैधानिक सुधार या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की एक रूपरेखा को निर्मित करने के लिए। इसमें किसी भारतीय को स्थान नहीं दिया गया जिसका विरोध समस्त भारत ने किया। फिर नेहरू आयोग का निर्माण कैसे होता है और नेहरू आयोग की रिपोर्ट पर किस तरह से जनता के विभिन्न संगठनों में नेहरू कमीशन के रिपोर्ट के अगेंस्ट एक रिएक्शन का विकास होता है, यहां तक कि यूथ कांग्रेस भी नेहरू कमीशन के रिपोर्ट के कुछ अनुशंसाओं से सहमत नहीं थी। यूथ कांग्रेस चाहता था कि अब सीमित स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य को स्थान मिलना चाहिए। अंततः गांधी की मध्यस्थता के कारण यूथ कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस बात पर सहमत हुए कि ठीक है, यदि नेहरू कमीशन के रिपोर्ट को सरकार 1 साल के भीतर स्वीकार नहीं करती है तो हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य हो जाएगा। और इस पूर्ण स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए गांधी के नेतृत्व में एक व्यापक नागरिक अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नहीं की। अब देखिए गांधी की रणनीति। कोई दूसरा होता तो जैसा कि घोषणा किया गया था 1929 में, उसके अनुसार महात्मा गांधी को आंदोलन शुरू कर देना था। लेकिन नहीं, महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू नहीं किया। यहां पर महात्मा गांधी का दांवपेच देखिए। आंदोलन को प्रारंभ करने के पूर्व उन्होंने आंदोलन की एक पृष्ठभूमि बनाई। उन्होंने कहा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में समझौता पक्ष पर बल दिया गया है। महाभारत की कथा से उन्होंने यह संदेश प्राप्त किया कि ठीक है, हम समझौता करने पर तैयार हैं, सहमत हैं। हमें यह सीमित स्वराज्य, पूर्ण स्वराज्य तो बहुत दूर की बात है, हमें नहीं चाहिए। हमें यह सीमित स्वराज्य भी नहीं चाहिए। हमारी सिर्फ 11 मांगे मान ली जाती हैं तो मैं आंदोलन नहीं करूंगा। महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू करने की बजाय 11 सूत्रीय मांग प्रस्तुत कर दी। और इस 11 सूत्रीय मांगों में जनता के विभिन्न वर्गों से संबंधित कुछ न कुछ मांग था। कुछ किसानों के लिए मांग था, कुछ आम लोगों के लिए मांग था, कुछ व्यापारियों के लिए मांग था, कुछ उद्योगपतियों के लिए मांग था। उस 11 सूत्रीय मांगों को पढ़ा आपने कभी? नमक का इस्तेमाल सिर्फ अमीर लोग ही करते हैं क्या? सभी लोग करते हैं ना। तो अगर नमक कर को समाप्त किया जाता है तो इससे आम लोगों को फायदा होगा ना, कॉमन मैन को फायदा होगा। फिर उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यय को कम किया जाए, सैनिक व्यय को कम किया जाए। फिर उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को जो है वह एक होता है परिवर्तनीयता, इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं कन्वर्टिबिलिटी। तो कन्वर्टिबिलिटी का एक रेट होता है, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। तो जैसे भारत की जो करेंसी है वह रुपया है और ब्रिटेन की जो करेंसी है वह पौंड है। तो गांधी ने मांग किया कि पौंड का जो एक्सचेंज रेट है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, उसको रिड्यूस किया जाए। तो उसका फायदा किसको मिलेगा? व्यापारियों को मिलेगा ना।
और याद कीजिए, यह दौर आर्थिक मंदी का दौर है, वैश्विक आर्थिक मंदी चल रही है। और यदि एक्सचेंज रेट में पौंड और इन टर्म्स ऑफ रुपीज का एक्सचेंज रेट अर्थात विनिमय दर घटाया जाता है तो भारतीय व्यापारियों को फायदा मिलेगा, भारतीय वस्तुओं की विदेशों में मांग बढ़ेगी। इसी तरह से भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने की बात, तो जनता के विभिन्न वर्ग के लोग थे। और इस वैश्विक आर्थिक मंदी के समय में जो किसानों का जो भू राजस्व है उसको कम करने की बात, किसानों को राहत देने की बात, तो जनता के विभिन्न वर्गों से संबंधित मांगों को 11 सूत्रीय मांगों में उन्होंने प्रस्तुत किया और सरकार को कहा कि हम समझौता करने पर तैयार हैं, हमें सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए पूरा राज्य। पांडव संतुष्ट हो जाएंगे 5 गांव को प्राप्त करके। हमारी 11 मांगों को मान लीजिए, हम ना तो स्वराज की मांग कर रहे हैं ना ही पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे हैं, हम समझौता कर सकते हैं। सिर्फ 11 सूत्रीय हमारी ये मांगे हैं, 11 पॉइंट हमारा डिमांड है, इसको सिर्फ एक्सेप्ट कर लीजिए, जिसमें करों से राहत दीजिए क्योंकि वैश्विक आर्थिक मंदी चल रही है। लोगों को लगा कि गांधी कोई राजपाट तो मांग नहीं रहे हैं, गांधी की कोई बहुत बड़ी मांग तो है नहीं, लोगों को स्वराज पूर्ण स्वराज्य समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन लोगों को ये मांगे समझ में आ रही है कि गांधी की मांग तो बिल्कुल वैलिड है, वैध है, सरकार को इसको मानने में आपत्ति ही क्या है। अगर इस वैश्विक आर्थिक मंदी के समय अगर प्रशासनिक खर्च और सैनिक खर्च में कमी लाई जाती है तभी तो इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है, तभी तो जनता को कुछ राहत दिया जा सकता है, करों को कम किया जाएगा, करों को समाप्त किया जाएगा, तभी तो कुछ राहत मिलेगी। विनिमय दर को घटाया जाएगा, एक्सचेंज रेट को जब रिड्यूस्ड किया जाएगा तभी तो भारतीय मांग बढ़ेगी। अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन से के प्रारंभ होने के पूर्व ही जनता के विभिन्न वर्ग आंदोलन से जुड़ गए। लेकिन इसके बावजूद भी महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि हम, महात्मा गांधी का राजनीतिक दांव देखिए, उन्होंने कहा कि हम अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर एक राजनीतिक यात्रा करने जा रहे हैं। वो यात्रा नहीं था, वो जन जागरण था। इंक्लूडिंग महात्मा गांधी 79% जो है यहां से यात्रा शुरू करते हैं साबरमती आश्रम से, और उन्होंने कहा कि हम दांडी तक जाएंगे। हमारी इन वैध मांगों को अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो हम दांडी पहुंचकर नमक कर का उल्लंघन करेंगे। मात्र 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा प्रारंभ की। बीच में क्लस्टर्स ऑफ विलेजेज हैं, गांव के समूह हैं। बुजुर्ग गांधी, दुबले पतले गांधी, कमजोर गांधी डंडा के सहारे तेजी से यात्रा कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं बाबा क्या हो गया? बाबा रुक रुक करके जनता को संबोधित कर रहे हैं, ये कारण है, इसके लिए आप लोगों के लिए मैं ये आंदोलन कर रहा हूं। बड़ी अजीबोगरीब बात है। जनता ने प्रतिक्रिया दी, आपके तो मांग बहुत वैलिड है। 78 सहयोगियों के साथ गांधी ने यात्रा प्रारंभ की और दांडी पहुंचते पहुंचते वह 25,000 लोग हो जाते हैं। बाबा के साथ हम भी चलेंगे, बाबा के साथ हम भी चलेंगे, बाबा की मांग बहुत ही वैध है। इसकी चर्चा विश्व के दूर दराज कोने कोने में पहुंची है। अमेरिका तक से पत्रकार इस गांधी की